नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्नाटका ट्रेवल ब्लॉग सीरीज में। पिछले वीडियो में हम बादामी फोर्ट को पूरा देख करके आए थे। उसके बाद हमने भूतनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स को पूरा देखा था। और बादामी केव्स जो है वो दो पार्ट में है, साउथ फोर्ट और नॉर्थ फोर्ट। साउथ में पूरी के पूरे गुफा मंदिर बने हुए हैं और ऊपर की तरफ छोटा सा किला है जो अभी फ़िलहाल बंद था। और उत्तर की तरफ पूरा किला बना हुआ था, ऊपर जाने के रास्ते भी थे। वहाँ पर लोअर शिवालय और अपर शिवालय हमने देखा था। उसके बाद हम बादामी बस स्टैंड पे आए थे और वहाँ से जब बस नहीं मिली तो वहाँ से हमने एक ऑटो लिया है। और ये ऑटो पड़क्कल की तरफ जा रहा है। पड़क्कल लगभग यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर है और पड़क्कल ग्रामीण क्षेत्र में आता है, रूरल एरिया में। तो वहाँ तक जाने के लिए बस की जो सर्विस है वो काफ़ी घंटे के अंतराल में, 3-4 घंटे में एक बार बस उस रूट पे जाती है। तो हमने शेयरिंग वाले ऑटो में अपनी यात्रा प्रारंभ की है। और इसने जो ये वाला ऑटो था, इसने हमें बीच में एक छोटी सी मार्केट आती थी। उस मार्केट का नाम है नंदकेश्वरा मार्केट। वो नंदकेश्वरा मार्केट के पास में वो भी एक गांव ही है, चौराहे पे कुछ दुकानें बनी हुई हैं। तो वहाँ पर ला करके हमें उतार दिया है और यहाँ से हमें काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद, लगभग 20-30 मिनट हमने प्रतीक्षा की। और शेयरिंग में कोई ऑटो मिले इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और कोई लिफ्ट मिल जाए इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा प्रयास किया था, लेकिन लिफ्ट नहीं मिली थी। आखिरी में हमें ऑटो एक मिला है जो पड़क्कल की ओर जा रहा है। तो उससे हम आगे की यात्रा पड़क्कल की कर रहे हैं अभी दोस्तों। तो पड़क्कल जो है दोस्तों, वहाँ पर करीब 12 शिव जी के मंदिर बने हुए हैं अलग अलग, जैसे काशी विश्वनाथ, संगमेश्वर मंदिर, इस तरह के 12 प्राचीन 7वीं शताब्दी के मंदिर बने हुए हैं। तो और कुछ जैन मंदिर भी हैं। तो उसको देखने के लिए हम पड़क्कल जा रहे हैं और ये है उसका प्रवेश द्वार जो बना हुआ है पड़क्कल ग्राम का। तो यहाँ से एंट्री करके और गांव की ओर जाते हुए, इसके दो रास्ते हैं। एक तो हाईवे से होता हुआ सीधा पड़क्कल का जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ वो द्वार जो है वो सीधा हाईवे पर ही खुलता है। और दूसरा है जो गांव के अंदर से होकर के जाता है। तो चूँकि सवारी और भी हैं, इसलिए जो ऑटो वाले हैं वो सवारी को छोड़ते हुए ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। और सामने बाहर की तरफ पार्किंग देखिए, गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। और दूसरे साइड में कुछ दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पर स्नैक्स, भोजन और जूस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो दैनिक उपयोगी चीज़ें हैं वो मिल रही हैं। तो यहाँ पर गाड़ियों की आप लाइनें देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। जब कोई भी धरोहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आ जाती है तो उसको देखने के लिए देश विदेश से भी लोग काफ़ी मात्रा में आते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी विदेशी आते हैं दोस्तों, बादामी में, पड़क्कल में, हम्पी में, ऐहोल में। ये जो नॉर्थ कर्नाटका का ये पूरा एक सर्किट है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में विदेश आते हैं। और यही वो हाईवे है जिसके बारे में बात कर रहा था। इसका एक गेट जो है हाईवे के बिल्कुल बगल में ही खुलता है। तो हम यहाँ से चलते हैं दोस्तों अब अंदर की ओर। और सामने से ही हमें बड़े काफ़ी ऊंचे ऊंचे मंदिर दिखने शुरू हो गए हैं, बाहर के गेट से ही, मेन गेट से। तो यहाँ से अंदर चलते हैं और उसकी वास्तुकला और मंदिर के जो अंदर का दृश्य है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है प्रवेश द्वार दोस्तों। दूसरे साइड में जो था वो टिकट घर था, उसके पीछे वॉशरूम बना हुआ था, एक छोटी सी कैंटीन थी। और इस साइट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं पहुँच करके। यहाँ पर जितने भी मंदिर बनाए गए हैं वो सारे चालुक्य वंश के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हीं का शासन था यहाँ पर। और चालुक्य वंश का जो राज्याभिषेक होता था, जब कोई नया राजा बनता था तो उसका राज्याभिषेक यहीं पर किया जाता था। और ये एक हिसाब से उनकी जो एक धार्मिक पहचान थी पड़क्कल के अंदर। इस जो ये जो मंदिर समूह है, इसके निर्माण में कई लोगों ने योगदान दिया है, लेकिन जो विशेष योगदान माना जाता है वो रानी लोक महादेवी नाम की एक रानी हुई थी। वो राजा विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी थी। वो जो चालुक्य डायनेस्टी था, चालुक्य वंश, उसमें आते थे विक्रमादित्य द्वितीय। उनकी पत्नी लोक महादेवी ने इसके निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, लगभग 740 ईस्वी में। आप देखिए दोस्तों, ये लॉन काफ़ी हरा भरा है, मतलब बहुत अच्छे से इसका मेंटेनेंस किया गया है। क्योंकि ज़्यादातर देखेंगे आप तो जो प्राचीन धरोहर है उसमें कहीं खंडहर मिलता है, कहीं गुदाई कर देते हैं लोग, जा कर के पत्थरों से नाम लिख देते हैं। तो उस तरह से यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, काफ़ी अच्छे मेंटेन
किया गया है। और ये है दोस्तों पहला मंदिर जो बहुत ही छोटा है बाकी मंदिरों के मुकाबले में, लेकिन ये पहले नंबर पे जो हम अंदर एंट्री करते हैं तो फर्स्ट मंदिर यही पड़ता है। इसके द्वार पर देखिए दोस्तों दोनों तरफ एक मूर्तियां हैं, और इसकी फिनिशिंग दीवारों की देखिए दोस्तों बहुत अच्छी नहीं है, पत्थरों से निर्माण किया गया है इसका। एक झरोखा है साइड में, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। और अंदर की ओर देखिए ये शंकर जी की और पार्वती जी की मूर्ति बनी हुई है शायद, और बाहर की तरफ और कुछ देवी देवता बने हुए हैं। और अंदर की तरफ गर्भगृह है जिसमें एक शिवलिंग विद्यमान है अभी। ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही छोटा गर्भगृह है, और अंदर जाने के लिए बहुत ही सकरा दरवाज़ा है। इसके अंदर दरवाज़ा तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन जो द्वार है बहुत ही सकरा द्वार है, और इसके अंदर ये काले रंग का शिवलिंग विराजमान है। ये संभवतः शालिग्राम से बनाया गया होगा, शालिग्राम पत्थर से। देखिए दोस्तों बहुत ही छोटा शिवलिंग है, और करगा भी है, यानी कि यहाँ पर शायद पूजा अर्चना होती होगी कभी कभी विशेष आयोजनों के उस पर। और ये है काड़ सिद्धेश्वर मंदिर, इसके बारे में आप पहुँच करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से चलते हैं दूसरे मंदिर की ओर। यहाँ पर कई मंदिर हैं, लगभग 10-12 मंदिर हैं, तो सारे मंदिरों को हमें एक एक करके कवर करना है। इसमें कुछ विशेष मंदिर हैं, बड़े हैं आकार में, और एक दो मंदिर ऐसे भी हैं जिसमें अभी भी पुजारी की नियुक्ति है और पूजा पाठ चलता है। ये है दोस्तों दूसरा मंदिर, इसके बारे में ये पत्थर लगा हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये जम्बूनाथ करके मंदिर है, ये भी शंकर जी का ही मंदिर है। यहाँ पर सामने एक टैंक के आकार, यहाँ संभवतः नंदी कभी रहे होंगे, और आसपास में कई छोटे मंदिर रहे होंगे जिनको ध्वस्त कर दिया या टूट गए होंगे स्वतः, तो उसके जो अवशेष हैं वो अभी भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और ये भी उसी तरह का शालिग्राम पत्थर का बना हुआ शिवलिंग है, और सेम देखिए उसी तरह की आकृति यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर बनी हुई है, और लगभग आइडेंटिकल है ये शेप में और डिजाइन में। और इसका दरवाज़ा थोड़ा सा उससे ज़्यादा चौड़ा है, और दरवाजे जो गेट है, गेट के ऊपर थोड़ी सी नक्काशी की गई है, और पूरा पत्थरों से और चूने से इसका निर्माण कराया गया है। झरोखे भी बने हुए हैं मंदिर के अंदर, और उसके सामने ये थोड़ा सा ऊंचा मंदिर दिख रहा है। इसके अंदर अब चलते हैं दोस्तों। मंदिर का नाम जम्बू लिंगेश्वरा मंदिर था। जम्बू लिंगेश्वरा मंदिर और काड़ा सिद्धेश्वरा मंदिर ये दोनों बिल्कुल निकट में ही हैं, आसपास में स्थित हैं, और दोनों ही लगभग आकार में सेम साइज़ के बने हुए मंदिर हैं, छोटे हैं आकार में। और उसके सामने ये काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जल निकासी के लिए एक छोटा सा पत्थर की पाइप भी बनाई गई है। और ये वाला दोस्तों है गालागनाथ टेम्पल, गलगनाथ टेम्पल। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, किसने निर्माण करवाया और इसका इतिहास क्या है। और इससे देखिए दोस्तों यहाँ पर एक जम्बूलिंगा टेम्पल जो है, जिसको हम अभी देख करके आए हैं, वहाँ जाने के लिए साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जो इस मंदिर के जस्ट पीछे है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों इस मंदिर के अंदर। और ये देखिए एक स्लैब के ऊपर ये पूरा का पूरा जो बुनियाद है वो काफ़ी बड़ी बुनियाद है, काफ़ी आयताकार या वर्गाकार है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है आकृति में जो इसका कॉम्प्लेक्स है। और इसके अंदर जाने के लिए ये डिज़ाइन भी काफ़ी भव्य बनाया गया है। और यहाँ देखिए दोस्तों ये शिवलिंग के नीचे का जो करघा है ये संभवतः इसी डिज़ाइन में बनाया गया होगा बिना करघा के, चूँकि बिना करघा के तो शिवलिंग बनते नहीं है जल्दी, लेकिन यहाँ पर ये बना हुआ है। तो ये है दोस्तों बिना करघे वाला शिवलिंग। और सामने की तरफ जो नंदी की मूर्ति, यहाँ पर नंदी की आकृति, बड़ी बड़ी आकृति वाले नंदी भी बनाए गए हैं। इसको जस्ट मैं आपको बाहर से एक टूर दे देता हूँ। जो परिक्रमा मार्ग है इसका, इस मंदिर का जो आकार है वो तो बाकी मंदिरों के समान ही है, लेकिन इसका बरामदा बाहर की तरफ काफ़ी परिक्रमा मार्ग बनाया गया है, सामने की तरफ प्रांगण बना हुआ है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी बड़ा मंदिर हो जाता है। और ऊपर जो गर्भगृह के जस्ट ऊपर जो गुंबद बनाई, जो शिखर बनाया गया है दोस्तों, वो शिखर भी काफ़ी ऊंचा है बाकी मंदिरों की तुलना में। और ये देखिए ये पूरा चारों तरफ से अलग अलग मंदिर के शिखर बनाते हुए डिज़ाइन बनाई गई है। ये देखिए संभवतः ऐसा देखकर लगता है कि नीचे कोई मंदिर है, ऊपर कोई शिखर है, लेकिन यहाँ पर शिखर ही है और नीचे की तरफ पूरा का पूरा ये पत्थर प्लेन है, इस पर कोई डिज़ाइन नहीं है। और शायद कभी यहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई होंगी जिस समय बनाया गया होगा। और नीचे की तरफ कुछ अलग अलग आकृतियाँ बनाई गई हैं, अलग अलग, कोई भाला फेंकते हुए या कुछ डिज़ाइन में कोई डांस करते हुए, इस तरह की आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसका बेस देखिए,
ये थोड़ा सा जो नीचे की तरफ सपाट करके फर्श बनाई गई है, उसके ऊपर लगभग 3-4 फीट ऊपर से ये मंदिर शुरू होता है और नीचे की तरफ सीढ़ियाँ भी हैं। इसके द्वार भी देखिए दोस्तों, 2 तरफ से इसके द्वार हैं, एक ये फ्रंट साइड है, साइड में एक है, और दीवारें भी बनाई गई हैं। अब मैं आ गया हूँ मंदिर के जस्ट बाहर, और दूसरे साइड देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों किस प्रकार से कितनी बेहतरीन 6 भुजा वाले शायद विष्णु जी का मूर्ति, या 8 भुजा वाले मूर्ति बनाई गई है, और नीचे की तरफ एक जो जिसका वध कर रहे हैं वो लेटा हुआ, उसके ऊपर पैर रखा हुआ है, उनकी मूर्ति बनाई गई है। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारे शास्त्रों की कहानियाँ हैं उसको वर्णित करते हुए नाना प्रकार के शिल्प कला के माध्यम से, मूर्ति कला के माध्यम से कहानियों का वर्णन किया जाता था प्राचीन मंदिरों में। और जो भी कहानियाँ हमें लोक प्रचलन में होती थी या लोगों को बतानी होती थी, उसको इसी प्रकार से बताया जाता था मंदिरों के माध्यम से, जो नक्काशियाँ बना करके या फिर कथा में बता करके जो सुनाई जाती थी, तो उससे वो लोगों तक पहुंचती थी। अब इस मंदिर को देखने के बाद हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, और ये है चंद्रशेखरा मंदिर। चंद्र हर चीज़ में आ लग जाता है, जो हम साउथ में जाते हैं, जैसे रामा हो जाता है, कृष्णा हो जाता है, तो उसी तरह से चंद्रशेखर को इंग्लिश में जब लिखते हैं तो ए लगा देते हैं, और जब उच्चारण करते हैं साउथ में तो भी उसमें चंद्रशेखरा हो जाता है। तो ये है चंद्रशेखर मंदिर हमारे हिसाब से, मतलब हिंदी के हिसाब से। तो चंद्रशेखर के मंदिर के अंदर भी देखिए दोस्तों, इस तरह से पिलर बनाया गया है, और नीचे एक नाली के लिए एक होल बनाया गया है पानी जाने के लिए संभवतः, और यहाँ पर एक मूर्ति बनाई गई है दोनों तरफ। एक तरफ की तो मिट चुकी है देखिए, लेकिन उसके अवशेष बाकी हैं। और ये छोटा सा मंडप है जो मेन गर्भगृह होता है, और इसके अंदर भी सेम उसी पत्थर का शिवलिंग बना हुआ है जैसा पिछले वाले 3 मंदिरों में हमने देखा था, उसी तरह का है। उसी तरह की नक्काशी बनी हुई है, जो नाग की, जो शेषनाग की शिवलिंग के ऊपर कहीं कहीं पर लगाया जाता है, तो इसी में उसको इनग्रेव कर दिया गया है पतला सा, वो काफ़ी ध्यान से देखने पे आपको दिखेगा। और ये है शायद सबसे बड़ा मंदिर, संगमेश्वरा मंदिर। संगमेश्वर मंदिर जो है दोस्तों, यहाँ पर भी 2-3 जगह पर संगम का उल्लेख मिलता है साउथ में भी। एक है श्रीरंगपत्तनम, जो मैसूर की राजधानी थी, वहाँ पर भी एक संगम का महत्व माना जाता है। और एक संगम यहाँ पर भी है दोस्तों, धर्म स्थान करके जगह है कर्नाटक में, वहाँ पर भी माना जाता है कि संगम स्थान है वो। तो वो दक्षिण में भी 2 जगहों पर संगम का मुझे जिक्र मिला है। और ये है दोस्तों शायद सबसे बड़ा मंदिर, मैंने आपको बताया ही। इसके अंदर देखिए पिलर भी काफ़ी बनाए गए हैं, और गर्भगृह उतना ही बड़ा है जितना पहले मंदिरों में था, लेकिन शायद पिछले वाले मंदिरों के आसपास की संरचनाएं तोड़ दी गई थी, और इसकी संरचनाएं अभी बाकी हैं। और अंदर की तरफ देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा ये अलंकृत मंदिर है। चारों तरफ एक एक छोटे छोटे गर्भगृह बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, दो तरफ जो है गर्भगृह, वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है अभी, लेकिन सामने शिवलिंग अभी भी विराजमान है। और जो द्वार है, द्वार के दोनों ओर इस तरह की नक्काशी वाली मूर्ति बनाई गई हैं। ये देखिए शायद गदा लेकर के भगवान खड़े हुए हैं, और इसी तरह दूसरे तरफ भी एक मूर्ति बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, तो इसको जब देखेंगे आपको, तो अचानक से आपका जो प्राचीन, अगर थोड़ी सी भी इतिहास के बारे में रुचि है तो आपको यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर इतिहास के बारे में रुचि नहीं भी है, केवल आप वास्तुकला को देखना चाहते हैं कि प्राचीन काल में कैसे बनते थे मंदिर, या फिर जो नक्काशियाँ होती थी वो कितनी अच्छी बनाई जाती थी, कैसे बनाई जाती थी, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है बादामी, ऐहोल और पड़क्कल की यात्रा करना। तो हम भी अभी परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं, मंदिर के अंदर ही है दोस्तों। गर्भगृह के बाहर का जो परिक्रमा मार्ग है उस पर अभी हम चल रहे हैं, और बीच बीच में जालियां लगी हुई हैं। ऊपर की तरफ जो बीम पड़ती थी वो बीम बनी हुई है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक शायद नृत्य करते हुए किसी की मूर्ति बनाई गई है, और ये स्केच है, आउटर लाइन बनाई गई है पूरी तरह से, मतलब जो मूर्ति बनाई जाती है वैसा शायद निर्माण नहीं हो पाया है यहाँ पर। और इसी तरह से दूसरे साइड भी ये भी एक स्केच बना के छोड़ दिया गया है, निशान बने हुए हैं, लेकिन इस पर नक्काशी अभी पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ पर भी कोई मूर्ति बनाने की जो विजुलाइज किया गया होगा कि ऐसी मूर्ति बनाई जाएगी, तो उसके हिसाब से उसमें निशान बने हुए हैं। अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों बाहर की ओर, और दूसरे मंदिर की ओर हम चलते हैं।
इस मंदिर के अंदर जो पिलर थे उस पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी या ख़ास डिज़ाइन नहीं बनी हुई थी। हाँ, ये है कि बीच बीच में कहीं कहीं पर कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई दिख रही थी। ये देखिए दोस्तों, इस पे कोई बहुत ज़्यादा आपको कलाकृति नज़र नहीं आ रही होगी, छोटी छोटी मतलब काफ़ी ब्रॉड कलाकृति है, जैसे कि कहीं गोला बना हुआ है। और बीच में देखिए दोस्तों कितना विशाल नंदी रखा हुआ है। तो नंदी चूँकि टूट चुका है, तो उसका मुंह भी टूट चुका है, तो इसलिए यहाँ पर अभी शायद पूजा नहीं होती है। और शिवलिंग भी अंदर जो हमने देखा था उसका शिवलिंग का शेप बिगड़ चुका था, संभवतः वो किसी आक्रमण से टूटा होगा या स्वतः क्षरण हुआ होगा। और ये है दोस्तों मंदिर की बाहरी दीवार। बाहरी दीवार काफ़ी अलंकृत है, शिखर से लेकर के और नीचे बेसमेंट तक आप देखिए दोस्तों। इस तरह से इसका मतलब जो 3 पार्ट में मंदिर बनाए जाते थे, एक नीचे बेस होता था, फिर उसके बाद में दीवारें होती हैं, फिर ऊपर गर्भगृह के ऊपर शिखर होता है। तो उस तरह से आपको हर एक पार्ट पे अलंकरण मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर रहे होंगे कभी, जो सारे टूट चुके हैं या तोड़ दिए गए होंगे। और एक ग्रीन पर्दे में लपेटा हुआ कुछ है जो शायद कुछ दिन बाद खुलेगा। अभी ये क्या बन रहा है इसके अंदर, कौन सी मूर्ति बन रही है या कुछ और बन रहा है, इसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। और अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों लास्ट की ओर। यहाँ पर मल्लिकार्जुन मंदिर है उस पीछे की तरफ, और ये जो सामने की तरफ दोस्तों है, ये इसके मंदिर का बोर्ड में पढ़ के बता देता हूँ आपको। ये भी काफ़ी बड़ा मंदिर लग रहा है और सामने की तरफ इसके एक मंडप बना हुआ है। ये है विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है उसके सामने एक छोटा सा शेड बना हुआ है, वहाँ पर काफ़ी विशाल एक बड़ा सा नंदी बना हुआ है, नंदी की मूर्ति बनी हुई है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके चारों तरफ देखिए दोस्तों काफ़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें बनी हुई हैं चारों तरफ से। और यही संभवतः सबसे बड़ा जो प्रांगण के अनुसार आप मंदिर देखेंगे, संरचना के अनुसार, न केवल मंदिर का बल्कि आसपास का जो क्षेत्र है, जो द्वार है, ये देखिए दोस्तों द्वार इतना चौड़ा काफ़ी बना हुआ है। इसके बाहर भी ये नंदी की मूर्ति बनाने का प्रयास किया गया होगा, देखिए सामने रखा हुआ है। और एक यहाँ पर पीपल का पेड़ लगा हुआ है, एक पिलर बना हुआ है। तो इस द्वार से अंदर जाएंगे तो विरूपाक्ष मंदिर आता है, और साइड में एक छोटा सा मंदिर और बना हुआ है। इसका प्रवेश द्वार देखिए दोस्तों कितना भव्य, कितना विशाल बना हुआ है। और अलंकरण भी काफ़ी किया गया है, यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इस साइड भी दूसरे साइड भी मूर्ति बनी हुई है। और जो दीवारें हैं, दीवारों पर भी कुछ कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये देखिए दोस्तों काफ़ी चौड़ा ये प्रवेश द्वार है। और संभवतः यहाँ पर जो रक्षक होते थे, जो सिपाही होते थे, वो यहाँ पर तैनात रहते होंगे दोनों तरफ। ये देखिए दोस्तों इसका जो जहाँ जहाँ आपको इस तरह के चौड़े प्रवेश द्वार मिलेंगे, वहाँ पर इस तरह से बैठने के लिए भी जगह बनाई जाती थी, जहाँ पर अस्त्र शस्त्र और प्रहरी तैनात रहते थे। अब यहाँ से मैं चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी भव्य मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पर मूर्ति जो इनग्रेव किया गया है, जो चित्रण किया गया है। और ये है दोस्तों वो मंडप जो विरूपाक्ष मंदिर के जस्ट सामने बना हुआ है। इसके अंदर है विशाल नंदी, और विशाल नंदी जिस मंडप में है उसका भी चारों तरफ से अलंकरण बहुत ही सुंदर है। अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों इसी मंडप के अंदर, और ये है उसी काले रंग के पत्थर से बना हुआ विशाल नंदी। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखिए। यहाँ पर भी पूजा पाठ चल रहा है, और ऊपर की तरफ एक कलश लटका हुआ है, उससे लगातार पानी नंदी के ऊपर गिर रहा है। देखिए दोस्तों चारों तरफ जो पिलर लगे हुए हैं, जो अंदर की तरफ जहाँ नंदी है, वो भी गोल शेप में बनाए गए हैं। और किनारे किनारे जो खंभे हैं उस पर बहुत ही सुंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं। ये देखिए दोस्तों इसकी भव्यता हालांकि इतना साफ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हवन धुआं होता है, पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से इसका रंग थोड़ा सा उड़ जाता है, इसके ऊपर जम जाती है कालिक, तो उसकी वजह से थोड़ा इसके रंग में रंग का चरण हुआ है। लेकिन अभी भी इसकी जो पत्थरों की नक्काशियाँ हैं वो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से इसको बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही विशाल नंदी यहाँ पर सामने विराजमान है, और चारों तरफ से एक लोहे की ग्रिल वॉल लगाई गई है ताकि कोई इसको स्पर्श ना करे, छुए ना। ऊपर की तरफ एक LED स्क्रीन भी चल रही है। अब हम चलते हैं विरूपाक्ष मंदिर के अंदर।
ये प्रांगण मैंने आपको दिखा दिया, काफ़ी बड़ा प्रांगण था। और विरूपाक्ष मंदिर के जो सामने गर्भगृह से बाहर की तरफ जो प्रांगण बना हुआ है, जो बरामदा बना हुआ है, उस जगह पर काफ़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। छत पे मूर्ति बनी हुई है, प्रवेश द्वार पे इस तरह से मूर्तियाँ बनाई गई हैं। देखिए दोस्तों, अब हर एक मूर्ति के बारे में यहाँ पर जानकारी देना असंभव है, क्योंकि मुझे खुद ही हर एक मूर्ति के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन आप देखकर ये समझ सकते हैं कि ये किसी न किसी देवी देवता की मूर्ति है। तो यहाँ पर दरवाज़ा भी लगा हुआ है और यहाँ पूजा पाठ भी चल रही है दोस्तों। अंदर की तरफ देखिए लाइट जल रही है और पुजारी भी हैं, कुछ श्रद्धालुगण भी हैं और जूते चप्पल भी हमने बाहर ही उतार दिए हैं। तो यहाँ से देखते हुए चलते हैं अंदर। ये जो यहाँ पर अंदर पिलर बने हुए हैं, इसके ऊपर भी कथाएं बनाई गई हैं। अलग अलग जो पिलर हैं उस पर छोटी छोटी नक्काशियों के माध्यम से कोई न कोई कथा का वर्णन किया गया है और उस कथा के बारे में आपको गाइड ही विस्तार से बता सकता है। तो अगर आप इस तरह से कोई प्राचीन जगह पर घूमने जा रहे हैं जहाँ पर आपको कथाओं के बारे में जानकारी चाहिए, क्या मूर्ति बनी है, उसका क्या उपयोग है, तो आपको ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर समुद्र मंथन चल रहा है और नीचे की तरफ युद्ध हो रहा है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें तो आप आराम से जान सकते हैं अपने अनुसार, और कुछ चीज़ों के लिए आपको गाइड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, हर एक पिलर पे कुछ ना कुछ किसी युद्ध का वर्णन है, या फिर देवता असुरों के युद्ध का वर्णन है, या फिर और जो शास्त्रों में है कि देवी जी का युद्ध हुआ था, कभी अमृत की कोई कहानी है, कहीं दुर्गा जी का कोई युद्ध हुआ, कहीं काली माता ने शंकर जी को पैर के नीचे रखा था। वो सारे आपको ये देखिए दोस्तों, ये भी एक बीच में पर्वत है और दोनों तरफ कुछ लोग हैं जो शेषनाग को हाथ में लेकर उसको समुद्र मंथन कर रहे हैं। और ये एक किवाड़ बंद था दोस्तों, जो दरवाज़ा लगा था बंद था, और उसके अंदर भी जो महिषासुर मर्दनी का चित्रण होता है, हम दुर्गा पूजा के जब दुर्गा पूजा होती है उस समय जो मूर्ति ला के रखते हैं, तो उसमें जो हमें मूर्ति दिखाई देती है वही मूर्ति अंदर बनी हुई है। इसके महिषासुर मर्दनी के नाम से यहाँ पर साउथ में उसको जाना जाता है। और ये है दोस्तों, फाइनली हम पहुँचे हैं गर्भगृह के बिल्कुल ठीक सामने। ये देखिए, गर्भगृह के ऊपर भी बहुत अच्छा से अलंकरण किया गया है। देखिए, अंदर एक लाइट जल रही है और अंदर भक्तगण जो है वो पूजा पाठ करने जा रहे हैं। और एक लाल रंग का फीता लगा हुआ है, रिबन, जिसके बियॉन्ड आपका प्रवेश जो है वो निषेध है। और कुछ साइड ऐसी हैं जहाँ पर जो मूर्ति होनी चाहिए वो मूर्ति गायब है, या तो चोरी हो गई, या टूट गई, या खंडित हो गई, स्वतः टूट गई, या तोड़ दिया गया। और ये हाथी के ऊपर चढ़ करके युद्ध लड़ा जा रहा है और सामने की तरफ कोई घुड़सवार है। और इसी तरह से नीचे देखिए दोस्तों, कहीं पर वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति की गई है, कहीं पर गायन चल रहा है, कहीं पर दरबार लगा हुआ है। इसी तरह के ये सारा जो खंबे के ऊपर जो पिलर्स हैं उसके ऊपर चित्रण किया गया है। अब मैं आ गया हूँ मंदिर से बाहर, और मैं बाहर जो कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। और जब आप यहाँ आएंगे तो गाइड ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी हम उसी प्रांगण के अंदर ही चल रहे हैं, और उस प्रांगण के बाहर से जो बरामदा बना हुआ है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसका निर्माण जो है दोस्तों, ये काफ़ी टाइम में किया गया था। लगभग एक एक मंदिर के निर्माण में 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष इस तरह से लगे थे। और काफ़ी टाइम के जो अलग अलग मंदिर है उनका जो निर्माण कार्य है वो निर्माण काल भी अलग अलग है। कोई 20 वर्ष पुराना है, ज़्यादा पुराना है, कोई उससे 20 वर्ष बाद बनाया गया, कोई उससे 50 वर्ष बाद बनाया गया। अलग अलग अवसरों पर अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया गया था दोस्तों। जैसे कि एक मंदिर का निर्माण जब पल्लवों के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी उस समय रानी ने करवाया था। तो और किसी मंदिर का निर्माण राज्याभिषेक करते समय राजा ने आदेश दिया तो उसका निर्माण किया गया। इस तरह से दोस्तों अलग अलग कालखंड में ये निर्माण हुआ था। और चालुक्य वंश जो था वो चूँकि शैव मत को ज़्यादा मानता था, इसलिए यहाँ पर आपको शंकर जी के मंदिर अधिक दिखेंगे, शिवलिंग वाले मंदिर अधिक दिखेंगे। और यहाँ पर एक जैन मंदिर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कोने में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और
ये देखिए दोस्तों, ये है इसका फ्रंट पार्ट, जहाँ से हम अभी अंदर गए थे। तो अब हम ये द्वार बंद है, ये दूसरी साइड से द्वार हम आए हैं तो ये बंद है दोस्तों। तो यहाँ से अब हम चलते हैं आगे की ओर और नक्काशियों को देखते हुए दूसरे मंदिर में प्रवेश करते हैं। और दूसरे मंदिर का जो मल्लिकार्जुन मंदिर इसके जस्ट पीछे बना हुआ है उसकी तरफ चलते हैं। ये उसी मंदिर का दूसरा द्वार है, विरूपाक्ष मंदिर का लेफ्ट साइड है ये। यहाँ पर भी अलंकरण काफ़ी किया गया है और ये देखिए बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है। ये नीचे किसी असुर को दबा रखा है और इस तरफ की मूर्ति शायद तोड़ दी गई है या टूट गई है। ये देखिए दोस्तों, तो ये इस मंदिर का टूर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से अब चलते हैं दूसरे मंदिर की ओर जो कि है मल्लिकार्जुन मंदिर। तो ये है दोस्तों मल्लिकार्जुन मंदिर का बोर्ड और ये सामने है मल्लिकार्जुन मंदिर। ये मंदिर भी शायद खंडित हो चुका है, यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो देखने की चीज़ें हैं, जो यहाँ पर पिलर्स के ऊपर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, नक्काशी की गई है और जो दीवारों पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो सब अभी भी देखने के लिए उपस्थित है। ये देखिए दोस्तों, ये शायद प्रवेश द्वार रहा होगा जहाँ पर दोनों तरफ प्रवेश द्वार है, एक मुख्य मंदिर की ओर और दूसरा जहाँ पर नंदी विराजमान होते हैं वहाँ पर। तो नंदी के साइड में टूटा हुआ है, नंदी भी टूटे हुए हैं और लेकिन दूसरे साइड में अभी भी ठीक ठाक है और एक दरवाज़ा लगा हुआ है। इधर देखिए, ये मूर्ति एक बनी थी जो आधी नीचे से टूटी हुई है और ये दूसरी मूर्ति है। अब यहाँ से चलते हैं अंदर और इस मंदिर के अंदर भी जो पिलर्स बने हुए हैं उस पर अधिकतर कहानियाँ नहीं है, अधिकतर फूल पत्तियों के चित्र बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये फूल पत्तियों के चित्र द्वारा ये सुशोभित है, अलंकृत है और ऊपर की तरफ थोड़ा सा खुला स्पेस है जिससे कि सूरज की रोशनी, सूरज का प्रकाश अंदर आ रहा है। और ये है इसका गर्भगृह। गर्भगृह के सामने जो ऊपर छत है वो पूरी प्लेन है, उस पर कोई नक्काशी नहीं है, लेकिन जो साइड में दीवारें बनी हुई हैं उसके ऊपर मूर्तियाँ भी बनी हैं, नक्काशियाँ भी बनी हैं। और द्वार पर जैसा हर मंदिर में रहता है वैसा ही द्वार पर दो मूर्तियाँ लेफ्ट और राइट में बनाई गई हैं। देखिए दोस्तों, और इसके अंदर भी परिक्रमा मार्ग है। और ये एक दोस्तों मुझे दिखी है अंदर की तरफ जो 2-3 पिलर बने हुए हैं उसके ऊपर कुछ कहानियाँ बनाई गई हैं और ऊपर की तरफ हर एक पिलर के ऊपर एक बड़ी मूर्ति है और मध्य भाग में छोटी छोटी नक्काशियाँ बना करके कहानी बताई गई है। ये है इसका गर्भगृह। तो यहाँ से चलते हैं दोस्तों, अब नंदी के साइड सामने देख रहे हैं चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, लेकिन नंदी की जो मूर्ति है वो टूटी हुई है और इसका जो बेसमेंट है वो चारों तरफ से अलंकृत है। ये देखिए दोस्तों, तो अब यहाँ से चलते हैं हम दूसरे मंदिर की ओर जो इसके पीछे ही बना हुआ है और साथ साथ में इसको भी हम चारों तरफ से देख लेंगे। इस मंदिर के अंदर भी प्रवेश करने के लिए 3 मार्ग हैं, एक मुख्य मार्ग जो सामने की तरफ था और 2 लेफ्ट और राइट में 2 मार्ग हैं। यहाँ पर कहीं देखिए दोस्तों हाथी का सिर बना हुआ है और यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो झांकी है, जाली अंदर से दिखती है रोशनी के लिए या वेंटिलेशन के लिए बनाई गई है, उसके पास में ही अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये है दोस्तों मंदिर का पीछे का भाग, जो पीछे वाली दीवार होती है वो दीवार है ये। यहाँ पर भी देखिए कोई मूर्ति रही होगी वो टूट गई है और बीच में एक मूर्ति बनी हुई है और साइड में भी मूर्ति बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम जाने वाले हैं बेलूर और होसपेट के लिए। तो बेलूर और होसपेट के लिए जिस तरह से ये पत्थर अभी लाल रंग के आपको दिख रहे हैं, वहाँ पर काले रंग के पत्थरों के पूरे के पूरे मंदिर बनाए गए हैं, पूरी नक्काशियाँ की गई हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो वो देख करके आपको और अधिक आनंद आने वाला है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है दोस्तों मंदिर के अंदर, जो मंदिर के अंदर से जल निकासी की व्यवस्था की जाती थी उसकी एक पाइपलाइन है। और अब हम पहुँचे हैं दूसरे मंदिर में। ये है मंदिर टूटा हुआ पूरा का पूरा और ये बहुत ही छोटा सा मंदिर बना हुआ है। देखिए दोस्तों, सामने नंदी है और उसके बगल में भी एक छोटा मंदिर है और इसके आसपास में देखिए बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जो कि टूट गए हैं, लेकिन उनको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि उसके सामने नंदी है, अंदर शिवलिंग है, तो ये शंकर जी का मंदिर होगा।
तो जैसा जिसको लगा वैसा उसने मंदिर छोटा या बड़ा या कोई विशेष अवसर है तो और बड़ा मंदिर उस तरह से बनवाया। अब ये है दोस्तों काशी विश्वेश्वर मंदिर। काशी विश्वेश्वर मंदिर को देखने के लिए चलते हैं। ये है दोस्तों काशी विश्वेश्वर मंदिर। ये इस जहाँ पर हम खड़े हैं आसपास में ये सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर भी शिवलिंग है और बाहर की तरफ नंदी बैठे हुए थे, मैंने आपको दिखाया था। और इसके भी पिलर्स पे कुछ कुछ नक्काशियाँ की गई हैं, लेकिन जो मल्लिकार्जुन मंदिर था उसके जो नक्काशी थी, जो उसके अंदर का अलंकरण था, वो सबसे अद्वितीय था। उसके उतना कहीं पर नहीं दिखा। और विरूपाक्ष मंदिर, इन दो मंदिरों में सबसे उनकी संरचना भी भिन्न थी और आकार भी ज़्यादा था। और उसके अंदर जो अलंकरण हुआ है, जो कहानियाँ बताई गई हैं, वो भी विस्तार पूर्वक बताई गई हैं। और काफ़ी बड़ा मंदिर था, तो एक एक पिलर जो है उसके ऊपर कहानियाँ जो बताई गई थी, तो आपको कम से कम 10-20 कहानी हर एक मंदिर के अंदर दिखेगी। ये है दोस्तों इसका गर्भगृह, अंदर शिवलिंग है और इधर की तरफ मूर्ति एक बनी हुई है, दूसरी तरफ मूर्ति बनी हुई है और सेम पत्थर, शालिग्राम पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। देखिए दोस्तों, तो अब यहाँ से हम चलते हैं बाहर की ओर। और यहाँ एक अश्वरोही है, ये शायद घोड़े पर बैठा हुआ है और युद्ध के लिए जा रहा है। और उसी तरह से कहीं शेर की मूर्ति है, कहीं पर हाथी की मूर्ति है। ये देखिए दोस्तों, ये जो चालुक्य वंश का झंडा होता था उसकी मूर्ति है। और जब हम आगे की ओर चलेंगे बेलूर की तरफ, तो वहाँ पर ये चीज़ें और अधिक आपको विस्तार पूर्वक दिखेंगी। जो ये निशान दिख रहा है आपको, जो शेर का मुंह दिख रहा है आपको, वो जो है आपको हम्पी में भी दिखा होगा, जो चालुक्यों के अंडर में था। तो जो शासक होते थे उनका अलग अलग कोई राष्ट्रीय जानवर होता था या झंडे के ऊपर क्या निशान रखना है, तो उसी निशान को वो ज़्यादातर जगह पर दिखाते थे मूर्ति कला में। तो इसीलिए मंदिरों के अंदर भी उस चीज़ का आपको टेंशन मिलता है। और ये है संगमेश्वर मंदिर, ये भी काफ़ी बड़ा मंदिर है संगमेश्वर मंदिर, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। और ये है रंगनाथ स्वामी मंदिर। तो इन सब मंदिरों के बारे में आप विस्तार पूर्वक पहुँच करके अगर आप पढ़ना चाहें तो जो मैंने आपको दिखाया है, ये बोर्ड इस तरह के लगे हुए हैं, इसको आप बोर्ड के माध्यम से पहुँच करके पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट का 1-2 मंदिर बचे हैं, तो उनको देखने के लिए हमें एक मंदिर तो बाहर की तरफ है, जो ये कॉम्प्लेक्स है उससे थोड़ी दूर पे स्थित है, जहाँ पर वो सामने प्रवेश द्वार आपको नज़र आ रहा है, जो विरूपाक्ष मंदिर था उसका। उस निकास द्वार से हम बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके लगभग 50 मीटर की दूरी पर दूसरा मंदिर बना हुआ है और उसको देखने के लिए चलते हैं। और जगह जगह पे आपको शिवलिंग, नंदी, इस तरह से ये मूर्तियाँ सामने दिख जाएंगी पूरे प्रांगण में। इसका अर्थ यही होता है कि यहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिर थे जो कि अब तोड़ दिए गए हैं। और आसपास में भी देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स के नीचे भी, तो भी आपको कहीं कहीं पर शिवलिंग नज़र आ जाएंगे। तो अब यहाँ से हम उसी प्रवेश द्वार से बाहर आ गए हैं, जो विरूपाक्ष मंदिर का प्रवेश द्वार था। और यहाँ से चलते हैं हम आगे की तरफ। ये देखिए, ये पापनाथ मंदिर है। तो पापनाथ मंदिर को हम देखने के लिए चलते हैं। और बगल में एक संभवतः नहर या नदी गई हुई है, ये देखिए सामने, जहाँ पर अभी निर्माण कार्य कुछ चल रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में घाट वाट बन जाए तो वहाँ नहाने के लिए, स्नान करने के लिए अनुमति मिलने लगे पर्यटकों को। तो वो देखिए दोस्तों सामने लगभग 50-60 मीटर की दूरी पर उसका अलग ही कॉम्प्लेक्स है। वहाँ आने के लिए गाड़ियाँ इस साइड से आई हैं, यहाँ पर पार्किंग की गई है गाड़ी की। एक ये कॉम्प्लेक्स हो गया और इस तरफ कॉम्प्लेक्स, ये वाला थोड़ा सा दूर है, वहाँ पर भी एक गार्ड लगा हुआ है, लेकिन ये मुख्य कॉम्प्लेक्स से थोड़ी दूरी पर है। और यहाँ पर भी दीवार वार बना के किसी तरह संरक्षित किया गया है, अन्यथा ये भी अतिक्रमण की चपेट में आ जाता। यहाँ जाने के लिए पगडंडी बनाई गई है और आसपास में देखिए एक साइड में तो खेत बने हुए हैं और नारियल के पेड़ किनारे किनारे लगाए गए हैं, जो कि यहाँ पर सजावट का भी काम कर रहे हैं। और ये है दोस्तों वो पापनाथ मंदिर, ये भी काफ़ी बड़ा मंदिर है और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पापनाथ मंदिर। अब इसके अंदर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि पापनाथ मंदिर के अंदर अभी कुछ जो शिवलिंग है या
जो भी मूर्तियां हैं वो कितनी सुरक्षित हैं और किस तरह से उनका डिज़ाइन किया गया है, किस तरह से उनकी नक्काशी की गई है, दीवारों पर कैसा हुआ है। बाहर की तरफ दोस्तों 2 पिलर लगे हुए हैं और जो मेन द्वार है, प्रवेश द्वार, वहाँ पर काफ़ी नक्काशी की गई है। छत में भी आपको नक्काशी नज़र आ रही होगी। तो ओवरऑल मतलब कलर तो इसका फेड हो गया है ऊपर की तरफ छत में, लेकिन अभी भी जो संरचना बनाई गई थी वो काफ़ी दिव्य और भव्य है। अब इसके अंदर भी एक नंदी बना हुआ है। नंदी को पीछे की साइड से शायद टूट गया या तोड़ा गया है। ये देखिए दोस्तों, ये बैक साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ है और अंदर जाकर के शिवलिंग बना हुआ है। ये काफ़ी दूरी पर बाहर बना हुआ है और नंदी का अलंकरण आप देखिए, गले में माला है और कान के पास में थोड़ा सा श्रृंगार किया गया है। और ये है इसका गर्भगृह। गर्भगृह के जस्ट बाहर देखिए शेर की मूर्तियाँ ऊपर बनाई गई हैं, ये देखिए दोस्तों, और ऊपर कमल का चित्र बनाया गया है। और सामने की ओर यह है आपका गर्भगृह। गर्भगृह के अंदर आएंगे तो यहाँ पर वैसे पूजा पाठ नहीं हो रही है क्योंकि नंदी भी खंडित हो गए हैं और शिवलिंग को भी अभी देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ शायद ये शेषनाग बनाया गया है, शेषनाग की मूर्ति बनाई गई है ऊपर। ये है शिवलिंग, ये आकार में बाकी शिवलिंग से थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पर भी जो शेषनाग की मूर्ति है, सर्प की मूर्ति है, नाग की, वो बनाई गई है शिवलिंग के ऊपर ही। तो ये भी काफ़ी बड़ा मंदिर है। और ये था हमारा पड़क्कल का आखिरी मंदिर जिसको हमने देख लिया है। इसकी जो पिलर्स हैं अंदर की ओर वो आधे गोल हैं, बीच में चौकोर हैं और नीचे की तरफ कई कोण बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, अष्टकोण ये पिलर है शायद नीचे की तरफ से। तो ओवरऑल जो टूर था पड़क्कल का, मैंने काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी आनंद आया, नई चीज़ें देखने को मिली। और जो प्राचीन विरासत है हमारे सनातन धर्म की, हमारी सभ्यता संस्कृति की, उससे एक जुड़ाव महसूस होता है जब हम इस तरह की जगहों पर जाते हैं देखने के लिए। इसी वजह से मैं हम्पी और बादामी का टूर करने का निर्णय लिया था। ये देखिए दोस्तों, ये बाहरी दीवार है जो मैं आपको इधर से दिखा रहा हूँ और उस साइड में सामने की तरफ हमारा वो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है। तो सूरज की रोशनी इधर से ज़्यादा अच्छी पड़ रही थी, इसलिए मैं दूसरे साइड आ गया हूँ। बाहर की दीवारों पर भी अलंकरण हो रखा है, कहानियाँ बनाई गई हैं और शिखर के ऊपर वाला जो भाग रहता है वो टूटा हुआ है दोस्तों, गर्भगृह के ऊपर। बाकी ये मंदिर लगभग पूरी तरह से सही है और बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुंची है इस मंदिर को। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये जो मुख्य कॉम्प्लेक्स है उससे थोड़ा दूरी पर था, उसकी वजह से जिसने भी आक्रमण किया होगा या जो भी मंदिरों को ध्वस्त करने चले होंगे वो यहाँ तक ना पहुँच पाए हों, ना जानकारी मिली हो उनको। ये मूर्तियों को देख करके आपको, देखिए दोस्तों, इन मूर्तियों को देख करके आपको लगेगा कि भाई कैसे बनाया गया होगा इन मूर्तियों को। बहुत ही सुंदर बेहतरीन मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और ऊपर की तरफ भी देखिए जो शिखर है उसका भी, उसमें भी बहुत अच्छे डिजाइन बनाई गई है। ऊपर की तरफ एक प्लेन गुंबज होता है, जो शिखर होता है प्लेन होता है पूरा। तो यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई, आकृतियाँ बनाई गई हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, जिससे कि मंदिर की शोभा में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। मंदिर की जो सजावट का कार्य होता है, क्योंकि उस समय तो ऐसे झंडे वंडे या झालर या इस तरह से कुछ चलता नहीं था, इसी तरह के अलंकरण से ही मंदिर की सजावट की जाती थी। और हर जगह पे कोई ना कोई कहानी आपको दर्शाता हुआ जो मूर्ति है वो दिखेगी। यहाँ पर भी एक गार्ड बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ से हम चलते हैं दोस्तों वापस मेन कॉम्प्लेक्स की ओर। और मेन कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल करके अभी हमारा जाने का समय हो रहा है ऐहोल के लिए। अगर हम शाम तक ऐहोल को पूरा विजिट कर लेते हैं तो वहाँ से फिर हम निकल सकते हैं वापस बेंगलोर की ओर, या हमें जाना वैसे तो लेपाक्षी मंदिर है जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है आंध्र प्रदेश में। तो लेपाक्षी को देखते हुए फिर बेलूर, और बेलूर के पास में हालेबेडू नाम की एक जगह है, वो 2 स्थान हमें कवर करने हैं। लेपाक्षी कवर करना है, 3 ये हो गए दोस्तों। और एक चिकबल्लापुर के पास में प्राचीन मंदिर है, वो 4 मंदिर हमें, मंदिर कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें कवर करने हैं अगले आने वाली वीडियोस में। तो हम चलते हैं सबसे पहले ऐहोल की ओर। इसके लिए मैंने पड़क्कल से जैसे ही मंदिर से बाहर निकला तो मुझे एक लिफ्ट मिल गई बाइक की,
वहाँ पर मैं करीब 20-25 मिनट खड़ा था, कोई भी टैक्सी या ऑटो या कुछ भी नहीं मिला। तो जो पड़क्कल है, पड़क्कल से आगे एक चौराहा आता है, उस चौराहे तक छोड़ने के लिए मुझे एक बाइक से लिफ्ट मिली है दोस्तों। और उस चौराहे से फिर मुझे प्रतीक्षा करना पड़ेगा, या फिर कोई अगली बाइक मिले, या फिर कोई गांव से जा रहा हो, इस तरह से मतलब लिफ्ट लेके ही आगे की यात्रा होने वाली है मेरी, क्योंकि ऐहोल तक के जो बस आती है वो काफ़ी लेट आती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। नमस्कार।